स्वागत है बच्चों आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। हमने इससे पहले जाना कि किस तरह से औपनिवेशिक आक्रमण अब भारत की ओर अग्रसर हो रहे थे और वो भारत में शुरुआती स्टेज में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहे थे। बच्चों, इसके लिए आधार तैयार किया था खुद भारत के लोगों ने। उन्होंने मौका दिया अंग्रेजों को अपनी कलह के कारण, अपनी आपसी फूट के कारण भारत में आक्रमण करने का। बच्चों देखिए, बंगाल की बात हमने की, किस तरह से बंगाल के नवाब सज्जिदौला, जो कि पूर्व में उनके पिताजी मुगलों से स्वतंत्र हो चुके थे, है ना। अब उनके अंदर मुगलों के प्रति कोई ऐसा आदर नहीं था। उसको अपदस्थ करके अंग्रेज वहां पर आना चाहते थे। अंग्रेज जो सीधे तौर पर वहां पर नहीं आ सकते, उनको किसी कठपुतली की आवश्यकता है जो कि इतना समझदार हो, जो उनके अनुसार व्यवहार करे, शासन चलाने में बेहतरीन हो, लेकिन उनसे ऊंचा न सोच सके, इस प्रकार का। उन्होंने देखा बंगाल का एक सेनापति है मीर जम। तो बच्चों क्या था कि वो महत्वाकांक्षी था, नवाब बनना चाहता था। तो अंग्रेजों ने उसको मौका दिया। क्या मौका दिया कि हम आपको नवाब बनाएंगे, आप प्लासी के युद्ध में हमारा साथ दीजिए। कैसे साथ देंगे? वो इस तरह से साथ देंगे कि प्लासी के युद्ध में बंगाल की तरफ से युद्ध तो लड़ने आएंगे, लेकिन मूक दर्शक बनकर खड़े रहेंगे, बिल्कुल चुपचाप बनकर खड़े रहेंगे। इसी प्रकार से हुआ। मीर जाफर, जो कि इससे पहले सेनापति था, अब उसको वहां का नवाब बना दिया गया था, मीर जाफर। जो मीर जाफर था, ये केवल और केवल एक कठपुतली था। मकसद था इससे बंगाल की प्रोस्पेरिटी, उसकी संपदा को एकत्रित करके उसको अंग्रेजों के हवाले करना। अब अंग्रेजों के हवाले होगी कैसे? कर के जरिए। अंग्रेजों ने भारी भरकम कर लगा रखे थे बंगाल के ऊपर। बंगाल की जनता इससे त्रस्त थी और नित्य नित्य अंग्रेजों की डिमांड, उनकी मांगे बढ़ती ही जा रही थी। इसी बढ़ती हुई मांगों के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ रुपए तक देना उनको तय हो चुका था। इसके बाद बच्चों, जो सबर था वो लगभग खत्म होता जा रहा था। 1757 से लेकर अगर अपने बात करें 1760 तक, इस दौर में ये बिल्कुल ही कठपुतली बना रहा था। कौन? बंगाल का जो सूबेदार था, जो बंगाल का वहां का नायक था। और नवाब ने अपने समय में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दे भी दिए थे। लेकिन अंग्रेजों का पेट भी भरने वाला था ही नहीं। वो तो अथाह अथाह गहरा था, गर्त था, गड्ढा ऐसा कभी नहीं भरा जा सकता। कुआं था, कितना भी डाल दो, खाली का खाली। ठीक है ना। तो बच्चों, उसमें भी थोड़ी सी है ना, क्रांति की भावना पनपने लगी। ठीक है ना, अपने घर करने लगी। इसी बीच बच्चों क्या हुआ कि जो शक्तिशाली राजा था, उसकी शक्तियों को कम करने के लिए प्रयास किया गया। ठीक है ना। शक्तियां तो वैसे ही कम थी, जो शाही शक्तियां थी वो उस समय के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं के नियंत्रण में थी। अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था उस समय के क्लाइव, है? क्लाइव के पास थी। अब जो क्या हुआ, क्लाइव के समय में जो गवर्नर जनरल थे उनका ट्रांसफर होने वाला था। अब उनको ट्रांसफर होने से पहले उनको 3 करोड़ रुपए तक की तो दे चुका था। ट्रांसफर हो गया 1760 में। अब 1760 में उनका ट्रांसफर हो गया। उनके ट्रांसफर होने के बाद में एक कार्यकारी गवर्नर जनरल हॉलवेल वहां पर बना रहा। और इस हॉलवेल के बाद एक अन्य फिक्स जो गवर्नर जनरल आया, उसका नाम था वेंसी टार्ट।
जो वेंसीटाट था उसके साथ भी इनका कुछ द्वंद्व चलता रहा और अंत में इन्होंने एक नई संधि को बनाने का या उसको उस पर काम करने का कार्य किया। उसे कहते हैं वेंसीटाट की संधि, जो कि 27 दिसंबर 1760 के दिन आई थी। ठीक है ना। ठीक है ना। इस दिन वेंसीटाट की संधि की गई थी और ये एक ना गुप्त संधि थी, यानी कि ये एक सीक्रेट संधि थी। और उस संधि की शर्तें क्या थी? पहली थी कि जो कंपनी को बरदानपुर, मिदनपुर और चटगांव गांव मिलेंगे। बरदानपुर, मिदनपुर, चटगांव गांव। गांव किसके लिए होंगे? कि इनकी सेना के खर्चे के लिए होंगे, यानी कि सेना की तनख्वाह या उसके खाने पीने के लिए इन गांवों को इस्तेमाल किया जाएगा। 3 वर्ष तक जो सिलहद होगा, सिलहद में चूने का आधा भाग दिया जाएगा, यानी कि आधा भाग। कितने समय के लिए? 3 वर्षों के लिए। इसके अलावा और क्या था? और इस संधि में यह था कि जो भी शत्रु कंपनी का शत्रु होगा वो राज्य का शत्रु होगा, और जो मित्र कंपनी का मित्र होगा वो राज्य का मित्र होगा। इनके कंपनी के पूछे बिना ना ही तो आप किसी से संधि कर सकते हो, ना ही आप हमसे संधि तोड़ सकते हो। हमारी अनुमति के बिना आप किसी भी यूरोपीय देश के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ना ही किसी यूरोपीय नौकर को अपने यहाँ पर रख सकते हो। तात्पर्य कि यूरोपियों के साथ इनका प्रतिद्वंद था, वो आएंगे, हो सकता है इनको कभी हरा दें, है ना, वो इनके अंदर कभी चिंगारी लगा दें, वो इनके भेद जानते होंगे, क्योंकि दोनों यूरोप से हैं, तो यूरोप वाले तो यूरोप वालों के काट जानते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ इस तरह की संधियां की कि वो किसी यूरोप के बंदे को अपने यहाँ पर नौकर नहीं रख सकते। इसे कहेंगे अपने वेंसीटाट की संधि। इसमें कुछ और बातें तय हुई, जैसे दक्षिण में अब ये अभियान में जाएंगे अंग्रेज, तो दक्षिण के अभियान के लिए इनको 5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें की गई जिनको वेंसीटाट कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि जो वेंसीटाट था खुद, जो गवर्नर जनरल था, उसको 50,000 पाउंड दिए जाएंगे। इसके अलावा और किसको क्या कुछ था? उस समय में जो हालवेल था उनको 27,000 रुपए देने तय हुए। जो कार्यकारी गवर्नर था ना पहले, उनको पाउंड इतने देने तय हुए। इसके बाद में एक कोलकाता काउंसिल थी, जैसे अपनी म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह होती है, कोलकाता काउंसिल को 25,000 रुपए और उसके मेंबर को 25,000 रुपए देने तय हुए। ठीक है बच्चों, इस तरह से सब कुछ चला। इसे कहेंगे वेंसीटाट की संधि। अब बच्चों जो वेंसीटाट की संधि थी इसमें काफी जो था ना ये जो अवध जो बंगाल के लोग थे इनके लिए अच्छा नहीं था। ठीक है ना। अब इनकी जो सुरक्षा थी वो भी इनको देखनी थी, इनकी जो पेंशन थी वो भी बंगाल को देखनी थी। देखिए बच्चों, अगर अपने राज्य राजस्थान की बात करें, यहाँ पर अगर कोई बिहार का व्यक्ति आकर आईएएस लगता है तो उस आईएएस को पैसे कौन देगा? आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसका चयन करता है केंद्र सरकार की एक आयोग है, केंद्र में आयोग है एक यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। इसको ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा ही दी जाती है, लेकिन नियुक्ति है राज्य में, तो उसको तनख्वाह देंगे राज्य, क्योंकि राज्य के लिए काम कर रहे हैं। जो राज्यपाल है
वो राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि है राज्य में, लेकिन इसकी तनख्वाह कौन देगा? राज्य, क्योंकि वो राज्य के लिए काम कर रहा है। इसी तरह से कुछ इन्होंने अपने आप में नियम बना लिए, अपने सोच में ही नियम बना लिए कि जो ये काम कर रहे हैं ये किनके लिए कर रहे हैं? ये बंगाल के लिए कर रहे हैं। अतः इनको जो पैसे देगा, इन पर जो खर्चा करेगा वो कौन होगा? वो बंगाल ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने कुछ अपने नियम बना लिए थे। अगली बात बच्चों, अगली बात ये थी कि बक्सर का युद्ध यानी कि 22 अक्टूबर 1764 में जो लड़ा गया। 22 अक्टूबर 1764। क्या कहानी हुई बच्चों? अपने इसके बारे में बात करेंगे। राजा था, उसको कठपुतली बना दिया गया था। उसको अपने अधिकार वापस लेने की लालसा थी। उसने पुनः से प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने की कोशिश की, एक नए प्रशासनिक ढांचे को। तो बच्चों क्या हुआ कि वो इसमें असफल रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार था, नया प्रशासनिक ढांचा अब खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो इसी क्रम में बच्चों क्या हुआ कि उसने कुछ और भी मतभेद थे कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी टैक्स ले रही थी ज्यादा, राजा को पसंद नहीं थी। टैक्स ले रही थी, जनता पर सीधा असर, जनता की कमाई पर असर, उसकी नेक कमाई पर असर। तो राजा का मन भी गहरा गया, विरोध होने शुरू हुए, लेकिन विरोधों का कोई अब समाधान शेष नहीं रह गया था, ठीक है। ये कारण थे जो युद्ध में बने। अब कुछ हम चर्चा करेंगे कि सीधे तौर पर युद्ध के कौन से कारण थे या किन कारणों से अब युद्ध हुआ था। तो देखते हैं बच्चों, बक्सर का युद्ध है जो, इसकी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि क्या कैसे हालात पैदा हुए जिनके कारण बक्सर का युद्ध हुआ। युद्ध के कारण बच्चों, अगर अपने सबसे पहले कारण पर बात करें युद्ध की, वो थी बंगाल के इस सूबेदार, इसके द्वारा संप्रभुता की मांग। ये चाह रहा था कि इसको संप्रभुता, इसको अपनी सॉवरेनिटी मिले। क्यों मिले? ताकि ये अपने आप पर राज कर सके, क्योंकि इसी का तो राज्य है, यही तो इसको चलाएगा। लेकिन ये बात अंग्रेजों को जमी नहीं कि हमारे साथ विद्रोह, अगर संप्रभु बन जाएगा तो हमको आंख दिखाएगा, हम यहाँ के संसाधनों का उपयोग या कहें कि दुरुपयोग कैसे करेंगे। उनको ये बात अखर गई। दूसरा ये था कि उन्होंने यानी कि बंगाल के जो नवाब थे, जो मीर जाफर राम के थे, जो पहले उनके सेनापति थे बंगाल के, उन्होंने अंग्रेजों से बिना पूछे राजधानी को मुशर्रफाबाद से मुंगेर कर दिया। क्या राजधानी मुशर्रफाबाद से मुंगेर, ठीक है ना। इसके अलावा जो नजराना था, जो कि कंपनी को राज्य की तरफ से, बंगाल की तरफ से देना तय हुआ था, लगभग 12 लाख रुपए। वो समझा, वो बंगाल के राजा ने समझा, वहां के नवाब ने समझा कि ये हमारा शोषण है और हमारा अपमान भी है। उसके अलावा बच्चों जो बंगाल में अंग्रेजों को स्पेशल पास दिया था फरूखियर की तरफ से कि यहाँ पर किसी अंग्रेज का व्यापार करने का टैक्स नहीं लगेगा। और भी कुछ छूटें थी, जिन छूटों का फायदा अंग्रेजी लोग उठा रहे थे, उसके कारण वहां के लोकल व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। तो बच्चों क्या किया कि जो सौजद्दौला साहब थे, इन्होंने उन लोगों को भी छूट दे दी व्यापार में, टैक्स में, ठीक है ना। तो एक दुरुपयोग था इसका पास का, और एक छूट थी जो कि नवाब के द्वारा लोगों को दी गई। इसके कारण दोनों वर्गों में, दोनों तरफ संघर्ष बढ़ गया। इसके अलावा बच्चों 1760 में जो सिंधिया थे, उनके एक साथ मिलकर इन्होंने कुछ युद्ध के बारे में प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। वो भी इसमें बहुत बड़ा कारण था, जिसके कारण युद्ध होना अब लगभग तय माना जा रहा था।
एक बच्चों इसका अन्य कारण ये था कि 1760 में जो गांव मिले थे वो भी इसी के कारण चल रहे थे। ठीक है, 1760 में जो कंपनी ने अपने व्यय के लिए 3 गांव लिए थे ना, बर्धमान, मिदनापुर, चट्टगांव, ठीक है ना, वो अब ये खुद वसूलना चाह रहा था। कौन? बंगाल का गवर्नर। इसके कारण जो समझौता खत्म हो गया और विवाद बढ़ गया था। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। कलकत्ता काउंसिल व नवाब के मध्य समझौतों के प्रयास में असफल रहे, दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। 1763 में बच्चों क्या हुआ कि एक मेजर थे, मेजर जिनका नाम था मेजर एडम्स। ठीक है, मेजर एडम्स, इनके नेतृत्व में सेना आई, मेजर एडम्स को हरा दिया गया। इसके बाद बहुत से क्षेत्र थे जैसे कटवाल, गिराज, चूती, यहाँ पर भी हमले हुए थे, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, लेकिन ये लंबा टाइम तक नहीं चली। यहाँ इनका इतिहास में इतना जिक्र हमें नहीं मिलता है। इसके बाद बच्चों एक गठबंधन था। गठबंधन किनके बीच हुआ था गठबंधन? इसके बाद, इससे पहले एक बात जान लीजिए कि मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य भी एक बात हुई थी। इसमें अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया था उन्हें से। ठीक है ना, गठबंधन निर्माण की अगर बात करें तो मीर कासिम जो था, मीर कासिम को जब जाफर के बाद राजा बनाया गया था, जाफर को पुनः राजा बनाया गया था, नवाब बनाया गया था कासिम को हटाकर, तो जाफर कहां पर चला गया? अवध, अवध में चला गया। तो अवध में उस समय था एक इसी का मित्र, उसका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला था, और वहां पर जो मुगल सम्राट था उस समय वो भी आया था, उसका नाम था शाह आलम। शाह आलम, शुजाउद्दौला और तीसरा मीर जाफर, तीनों खोपड़ियां एक साथ आकर बैठ गई और तीनों खोपड़ियों ने दिमाग लगाया और तीनों खोपड़ियों ने ये बात सोच ली कि भाई तीनों मिलकर अंग्रेजों को, इन अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकेंगे। ठीक है, राजी हो गए। शाहजदौला जो शाह आलम तो पहले राजी थे, क्यों? उनका सारा जो कुनबा था वो बिखर गया था, इतनी बड़ी सियासत सब अस्त व्यस्त हो चुका था, तो इसके लिए वो भी राजी हो गए। अब युद्ध होना लगभग निश्चित हो चुका था। ठीक है ना, अब बच्चों इस युद्ध में क्या परिणाम हुए, क्या ऐसे युद्ध हुआ, इसके बारे में अपने जानते हैं। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध था बच्चों, ये 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। 1764 को लड़ा गया। इसका महत्व जो था वो ये था कि जो इससे पहले राजा था वो एक सिर्फ स्टाफ की तरह था, सिर्फ कठपुतली थी। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं था, और इसी के साथ उसका पूरा बुरी तरह से दोहन किया जा रहा था। ठीक है ना बच्चों, ये तीनों जो लोग थे, तीनों टिकड़ी थे, ये मिले हुए थे और एक तरफ थे अंग्रेज, इनके बीच में अब युद्ध हो गया था। राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक है। जब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था, तब नवाब इनकी कठपुतली था, तो अवध का नवाब उनका अमीर तथा मुगल सम्राट उनका पेंशनर था। ठीक है ना, ये युद्ध जो थे बच्चों, ये जो एक गठबंधन था ये हार गया था। विजय कौन रहे? अंग्रेज। इससे पहले अंग्रेजों ने कौन सा युद्ध जीता था? प्लासी का युद्ध। वो किनके बीच था? बंगाल और अंग्रेजों के बीच यही था। इसी के बाद जो बंगाल के सेनापति थे उनको बनाया गया था। अब बच्चों बंगाल के सेनापति को बनाया गया था, उसी के साथ इनका फिर से संघर्ष हो गया। उस संघर्ष में अंग्रेज विजयी रहे, तो वो अपने जो कब्जा था उसको अब पूरा फुल सही प्रूफ कर रहे थे। ठीक है ना, उनका जो युद्ध था वो अब ज्यादा सही मायने में ठीक लग रहा था। स्मिथ है उसने इसके बारे में कहा है कि इस युद्ध ने जो बक्सर का युद्ध था, उस जो प्लासी का युद्ध था, उसकी रही सही भूमिका पूरी कर दी। ठीक है ना, जो प्लासी का युद्ध था वो तो सिर्फ एक नाम का युद्ध था, वो इतना कारगर अब नहीं रहा था, यानी कि वो तो सिर्फ ना धोखे का युद्ध था। लेकिन इस युद्ध से अब पूरा सिद्ध हो चुका है कि जो अंग्रेज हैं वो इनकी बंगालियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक खास हैं। ठीक है, इसमें एक दत्ता ने लिखा है कि ये युद्ध प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर का युद्ध जो था वो बेहतरीन था। अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग बात की है, लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत की ओर इसका उन्मुख हो गया
बंगाल में उसका प्रभुत्व अब अधिक बढ़ गया, इसके कारण वो भारत के अन्य दिशाओं में अब आंख दिखाने के लिए आतुर था। पानी पीने बच्चों। अब अंग्रेजों का मराठा व मैसूर पर हमला करना, इसके बारे में अपने जानेंगे। तो इस युद्ध के कारण एक और था, इसका परिणाम था कि इसके कारण दिल्ली का रास्ता खुल गया था। दिल्ली का रास्ता खुल गया, तो दिल्ली तो दिल है, भारत का दिल है, भारत की जान है, अब नंबर दिल्ली का आएगा इसके बाद। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर पर हमला। बच्चों अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पानीपत का तृतीय युद्ध होने वाला है 14 जनवरी 1761। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था मोहम्मद शाह अब्दाली और मुगलों के बीच में हुआ था, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है ना। और ये युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ बच्चों। युद्ध में जो अब्दाली था वो जीत गया, मराठा हार गए। मराठा हारने के कारण जो अंग्रेजों का प्रभाव था वो भारत की तरफ बढ़ने वाला था, क्योंकि अंग्रेजों को अब शह मिल गई थी। उनको पता लग गया था कि जो मराठा है वो अब कमजोर हो चुके हैं। वैसे तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मराठाओं के साथ पंगा ले। मराठाओं में अभूतपूर्व शौर्य था, अत्यंत साहसी थे और उनकी साहस का, उनके शौर्य का कोई जोड़ नहीं था। अब हुआ क्या, 1772 पेशवा के जो माधव राव थे उनकी मृत्यु हो गई। पेशवा के माधव राव की। अब इस मृत्यु के बाद और क्या हुआ, जो उनके भाई थे नारायण राव, उनको शासक बनाया गया। उनको पेशवा, पेशवा ने एक राजा की तरह एक उपाधि है ना, नारायण राव। लेकिन ये माधव राव जो थे ना, इनके चाचा थे एक, और इनके बॉडीगार्ड भी थे, इनके अंगरक्षक भी थे। उनका नाम था रघुनाथ राव। घोड़ा भी कहते थे इनको। इसने नारायण राव को मार दिया और खुद बन गया यहाँ का पेशवा। लेकिन इस तरह के ना अनैतिक को बुरा काम करके, इस तरह से मारकर ये उनकी मर्यादाओं को, उनके नियमों को तार तार करना था। इसलिए वहां के लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना, इनको भगा दिया तो ये पहुंच गए अंग्रेजों के पास, और उधर भगाकर शासक किसे बनाया गया, शासक बनाया गया माधव राव द्वितीय को। कौन था ये माधव राव द्वितीय? ये था माधव राव का, अपने नारायण राव का नवजात पुत्र। ओके बच्चों, और इसको किसके संरक्षण में रखा गया? भी कोई बड़ा व्यक्तित्व हो ना, कोई बडेरा तो हो, जो सभी का साझा हो, जो सबकी मानता हो। जैसे हमारे घर में बुजुर्ग है ना, वो सभी के साझे हैं, हमारे चाचा के, ताऊ के, बुआ के, है ना, सभी के साझे हैं। उस तरह ये जो इनका एक साझा व्यक्ति था, जो जिसके संरक्षण में अब माधव राव द्वितीय बड़ा होने वाला था, वो था नाना फडणवीस। मुझे नाना फडणवीस के अंतर्गत माधव राव द्वितीय रहने लगा। लेकिन राघोबा चला गया अंग्रेजों के पास कि भाई राज्य दिलाओ मुझे,
अंग्रेज तो किसी की राह देख रहे थे कि कोई मराठा आए, हमें इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिले, और राघोबा ने ये मौका बखूबी दे दिया था। राघोबा और बॉम्बे के अंग्रेजों ने मिलकर एक संधि की, जिसे कहते हैं सूरत की संधि। कौन था ये? राघोबा प्लस बॉम्बे वालों ने क्या किया? सूरत की संधि। ठीक है बच्चों, सूरत की संधि क्या थी? इसके अनुसार काफी बड़ा क्षेत्र जो सूरत के आसपास का क्षेत्र था, जिसमें बेसिन, सोलिस्ट, मड़ोच, सूरत, ये सब जो राघोबा था उसको दिया गया। और राघोबा उसने क्या किया, उसके साथ और क्या हुआ, राघोबा को जो अंग्रेज थे उन्होंने 2500 आदमी दिए उसकी सुरक्षा के लिए, यानी कि 2500 सुरक्षा कर्मी। और क्या था, और जो राघोबा था वो अब इनको देगा टैक्स। ठीक है, ये जो है राघोबा के दोस्त अंग्रेज, ये राघोबा को उसकी जागीर, उसका क्षेत्र, उसका एरिया दिलवाने में मदद करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से एक संधि हुई। और इस संधि में हुआ कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, हमारा दुश्मन आपका दुश्मन। ठीक है ना, ऐसा नहीं था बच्चों, उल्टा कह दिया मैंने कि जो अंग्रेजों का दुश्मन होगा वो इस व्यक्ति का दुश्मन, और जो अंग्रेजों का दोस्त होगा वो इस व्यक्ति का दोस्त। अंग्रेजों के पूछे बिना वो किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ पर नहीं रखेंगे नौकरी पर, उनसे पूछे बिना किसी के साथ संधि नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ बातें लिखी गई। इसके बाद बच्चों पहला आंग्ल मराठा जो द्वंद्व है उसकी बात करेंगे। बच्चों इससे पहले ना अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि वो मराठा के साथ पंगा ले लें, मराठाओं का खौफ बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, तो पहला आंग्ल मराठा द्वंद्व जो इसका समय था 1775 से लेकर 82। ठीक है बच्चों, इस समय में ये जो पूरा था ना ताम झाम ये चल रहा था। बच्चों क्या हुआ कि इसमें जो रघुनाथ राव के पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा अंग्रेजों द्वारा की गई, उसके साथ सूरत की संधि के लिए संघर्ष का कारण बन गई थी, क्योंकि अंग्रेज पंगे ले रहे थे, सूरत की संधि कर ली थी इसके साथ, राघोबा के साथ, तो मराठाओं के साथ तो बिल्कुल संघर्ष होना अब अवश्य संभावित सा हो गया था। मराठाओं ने जब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोक रखा था, लेकिन पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो अंग्रेजों के पंख निकल आए कि अब तो हम मराठाओं को हराएंगे, इनकी फूट का फायदा उठाएंगे। इसके कारण जो भारत पर औपनिवेशिक आक्रमण के कदम है वो अब आने लग गए थे। इसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण बात की इनकी विषवस्ता थी कि ये फूट का शिकार हो रहे थे। अगली बात, बंबई के गवर्नर हार्विन की सोलिस्टर तथा बेसिन का प्रदेश प्राप्त करने की लालसा मराठाओं ने राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया, कि सभी का मन कर रहा था कि जो बॉम्बे स्टेट है ना उसमें कुछ खास एरिया थे उन पर कब्जा कर लें। अब इस तरह से मन ललायत करेगा तो जो बॉम्बे है, जो अंग्रेज हैं, उनका तो ऐसा होगा ना कि ये खुद लड़ रहे हैं, इतने महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, इन पर हमला कीजिए, या इनके साथ हमें पंगे लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों जो पेशवा था, अपदस्थ पेशवा राघोबा, उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसमें उसको थोड़ी सी जगह मिली, 2500 सैनिक मिले, भागकर आया था। ये कारण भी अंग्रेजों के साथ मराठाओं की शत्रुता के कारण बने। इसके कारण अब राघोबा को संरक्षण देने वाले जो थे अंग्रेज, उनके साथ मराठाओं का लगभग द्वंद्व होना तय माना जा रहा था। अगली और बेहतरीन बात इसमें ये है बच्चों कि राघोबा जो था, ठीक है ना, वो जो था उसने लगभग 600 लाख रुपए कर्नल कीटिंग को दिए। ठीक है ना, राघोबा ने 600 लाख।
किसको दिए? कर्नल कीटिंग को। किसके लिए? कि आप जाओ और लड़ाई करके आओ। कर्नल कीटिंग को भी इतने इतने पैसे दे दिए और उसने अर्रा में युद्ध किया जिसमें मराठाओं को पराजित कर दिया गया। इस युद्ध में मराठाओं को पराजित कर दिया गया। इसके पश्चात बच्चों फिर से कुछ महत्वपूर्ण कदम जो चले गए थे, उनमें क्या था कि गवर्नर जनरल वारेन होस्टिंग ने सूरत की जो संधि थी उसको अवैध घोषित कर दिया और पेशवा जो थे उनके साथ पुरंदर की संधि की। देखिए बच्चों, राघोबा जो था इसके साथ कौन सी संधि? सूरत। इस संधि को जो अंग्रेज के जो गवर्नर था ना, गवर्नर जनरल ऑरेंज, ठीक है ना, उन्होंने इस संधि को कैंसिल कर दिया और खुद जो मराठा थे, खुद मराठा उनके साथ एक नई संधि की जिन्हें कहा जाता है पुरंदर की संधि। ये पुरंदर की संधि हुई थी 1 मार्च 1756 को। ठीक है बच्चों, इस समय में ये संधि हुई और इसके बाद महत्वपूर्ण परिणाम इसके निकले। लेकिन बच्चों इस संधि को वापस लेना पड़ा क्योंकि जो अंग्रेजों के आला कमान थे ना, जो बॉम्बे के लोग थे, जो बॉम्बे के अंग्रेजों का संयुक्त मोर्चा था, उसने इस संधि पर बने रहने को मना कर दिया। ठीक है ना। अब बच्चों इसके बाद क्या था कि इस संधि में जो राघोबा था, है ना, उसको भी सहायता देने की कुछ बात की गई। ठीक है बच्चों, अब अपने बात करेंगे युद्ध का आरंभ। ठीक है, युद्ध को अपने अब आरंभ करेंगे। क्या इसमें है? 1778 में कर्नल इटगट्टन, ठीक है ना, इनके नेतृत्व में एक सेना आई जो कि लड़ाई कर रही थी मराठाओं के साथ। अब इस लड़ाई में बच्चों क्या हुआ कि 28 तारीख थी पहले महीने की और साल था 1779। इस समय क्या हुआ? इस समय बच्चों एक महत्वपूर्ण भूमिका आई। एक संधि थी बड़गाम की संधि जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच हुई। काफी अपमानजनक संधि मानी जाती है ये। बच्चों अपमानजनक का क्या तात्पर्य है कि इस संधि से जो अंग्रेज थे उनको कुछ नहीं मिला था। मिला क्या था? सबसे पहले तक तो ये था कि जो अंग्रेज थे और उनको कुछ क्षेत्र थे वो उनको मराठाओं को वापस करने होंगे। ठीक है, दूसरा प्रदेश वापस। दूसरा था जो अंग्रेज हैं जो वो मराठाओं को 41,000 रुपए देंगे कर के रूप में, यहाँ उसके जुर्माने के रूप में जो उन्होंने नुकसान किया है। तीसरा जो है राघोबा को पेशवा को सौंप दिया जाएगा। राघोबा जो देशद्रोही है। चौथा जो बात महत्वपूर्ण बात की गई थी वो ये थी कि जो भड़ोल जिले की आय है वो सिंधिया को दी जाएगी, क्योंकि वो सिंधिया के कब्जे मानते हैं ना। सिंधिया जो ग्वालियर वाले सिंधी हैं, सिंधियों की और मराठाओं की बड़ी बनती थी आपस में, शुरू से बनती आई है। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह की कुछ बातें हुई। और एक अंतम कि जो अंग्रेज जो अधिकारी थे, 2 अंग्रेज अधिकारी, उनको अपने यहाँ पर बंधक बनाकर रखेंगे मराठा, ताकि आगे से कभी 3-5 हो तो उनको देख सके। वो थे फार्म और स्टीवर्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एक साइन हुई। लेकिन जब वारन होस्टिंग थे 1980-81 में आए तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बेइज्जती वाली संधि है, वो तो बड़ी अपमानजनक संधि है। जब से मैंने इस संधि के बारे में पढ़ा मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरी तो मतलब ऐसे जान ही सूख पड़ी है। संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया था। ये बात कही थी वारेन हेस्टिंग्स ने। तो उन्होंने बच्चों इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एक नई संधि की गई, उसको कहते हैं सालबाई की संधि। ये 1782 में की गई।
ठीक है बच्चों। अब ये जो सालबाई की संधि थी, ये संधि क्या थी? इस संधि के अंतर्गत क्या था, मालवा जो थी द्वितीय, उसको पेशवा के रूप में अंग्रेज मान्यता देंगे, और जो राघुबा होगा उसको मासिक पेंशन भी दी जाएगी, यानी कि दोनों को संतुष्ट कर दिया। माधव राव द्वितीय अब है पेशवा, अंग्रेजों ने कह दिया, और जो राघुबा है जो इससे पहले अधिकार दिखा रहा था अपने मराठा क्षेत्र पर, राघुबा, उसको दी जाएगी अब पेंशन। यानी कि भी पहले तो एक दूसरे के जान के शत्रु थे, अब ठीक है एक संधि पर आके मिल गए हैं। पुलिस्टर पर अंग्रेज का अधिकार होगा और शेष क्षेत्र जो होगा अंग्रेज मराठाओं को लौटा देंगे। जैसे कि यमुना के पश्चिम में सिंधिया को उसका क्षेत्र मिल जाएगा, यानी कि क्षेत्रों का पुनः बंटवारा। चौथी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखी गई कि अंग्रेज सेनापति जो गोडार्ड थे उसके विरुद्ध जो पूना में हमला हुआ था, लेकिन उसमें जो फतेह सिंह गायकवाड़ थे, ठीक है ना, उनको बड़ौदा का शासक स्वीकार किया जाएगा। तो फतेह सिंह है जो गायकवाड़, अब वो क्या है, बड़ौदा के शासक, और उनको उनसे जो छीने हुए प्रदेश हैं वो उनको वापस कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो अंतिम चीज थी वो ये थी कि इससे जो परिणाम निकलेगा वो 20 सालों तक शांति रहेगी, क्योंकि अच्छी संधि है, सोच समझ कर की है, हमें सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया है। बच्चों आज के लेक्चर इतना, इसके बाद अपने आंग्ल मराठा युद्ध की जो दूसरी सीरीज है इसके बारे में बात करेंगे। काफी कुछ और जानने को पड़ा है, इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए अपने आप, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।